हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो घटना चक्र का पुनरावलोकन एशियंट हिस्ट्री का शुरुआत किए थे उसी के संबंध में दूसरा लेसन लेके आए हैं, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। और आपको अगर ये घटना चक्र पुनरावलोकन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। वे नाम कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, ये अंडरलाइन करते चलते हैं, बाकी जो स्किप करने वाला होगा वो स्किप करते चलेंगे। वर्तमान कौन सा जिला है? साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में। हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना जिले में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। फिर पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ कहा था। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। मतलब जो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है वो दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा जो है वो बाएं तट पर है, अर्थात इस साइड बाएं तट पर हड़प्पा है। ठीक है। ये जो भारत का ये एरिया है ये बायां तट हो जाएगा सिंधु नदी के, और ये दायां तट। तो हाँ, मोहनजोदड़ो जो स्थान है वो दाहिने तट पर है और जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। और रेडियो कार्बन के द्वारा कई जो भी वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में पता लगाया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है। तो ज़्यादातर जो मान्य है वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व जो मानी गई है, और ये सर्वाधिक मान्य है 2300 से 1900 ईस्वी पूर्व। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। सबके विद्वान जो हैं सबके अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो ज़्यादा मान्य है वो 2300 से 1900 ईस्वी पूर्व है। और यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। और विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है, सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन सा है, सर्वाधिक उत्तरी। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेंडोर है, और पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीर, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी पुरास्थल जो है मांडा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है, तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है। फिर प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। ये निम्न प्रकार है, इनको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण के अनुसार ये आर्य थे। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरियन थे और राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। ठीक है, तो सबके अलग अलग मत थे। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी जिन नगरों की खुदाई की गई है निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर। अन्य नगर कस्बे। हड़प्पा के टीले व ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। ठीक है, फिर वर्ष 1920-21 में तथा 1933, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आगे आते हैं। जहाँ से मतलब बहुत माइनर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ का स्किप करते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये बहुत बार पूछा गया है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ये सब पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। वर्ष 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस लिए जाना जाता है? वृहद स्नानागार के रूप में। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर है और जबकि चौड़ाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ठीक है, अर्थात चौड़ाई कम है लंबाई की अपेक्षा। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 7.01 मीटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको स्किप करते हैं, जहाँ जहाँ मेन है वहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। फिर क्या है? फिर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित चुनुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में किसने की थी? M.G. मजूमदार ने की थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखिएगा। ठीक है, फिर वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक, हड़प्पा संस्कृति, जिसे जूकर तथा झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, फिर जहाँ मणिकारी मोहर बनाने, भार माप व बटखरे बनाने का काम होता था। ठीक है, मैके को यहाँ से मानका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। मैको को क्या क्या प्राप्त हुआ था? मनका बनाने का कारखाना, जिसे बीट फैक्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, और एक भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिह्न, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक। चुनुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं, अर्थात गोल ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसको और चुनुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर किसी दुर्ग का स्थल जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल का, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि लोथल क्षेत्र कहाँ पर है या भोगवा नदी किस तट, भोगवा नदी जो है उसमें कौन सा स्थल है।
ठीक है। और लोथल की खोज किसने की थी? इस टाइप से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। ठीक है। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। और ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह भी था। नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील, पक्के रंग में रंगे एक पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में घड़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है। ठीक है, डॉक यार्ड इसको बोलते हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं जैसे धान, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्तियाँ और 3 युगल समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। चलिए फिर कालीबंगा आते हैं। कालीबंगा कहाँ का क्षेत्र है? वो राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी इस स्थल की खोज? अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में लाल BK थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन जो हैं वो कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है। ये सब मेन छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे और कालीबंगा के जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गढ़ था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड थे। वेदिकाएं, पंक्ति भी बनी थी। यहाँ सेलखड़ी, अब ये देखिए, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, सेलखड़ी मिट्टी की मोहरें, मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया है। धौलावीरा कहाँ का क्षेत्र है? ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कालीबंगा राजस्थान का है, लोथल कहाँ का है? गुजरात का है, और धौलावीरा भी गुजरात का है। ठीक है। ठीक है, चलिए, धौलावीरा जो है ये भी गुजरात का है। गुजरात में कौन कौन से स्थल हो गए? 2 हो गए, लोथल और धौलावीरा। ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट धौलावीरा स्टार्ट करते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी ने। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि खोजकर्ता बहुत बार एग्जाम में आए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बीस्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से
हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप नेक्स्ट पे आते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, ये स्थल भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। यह नगर 2 वर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ का क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र था? सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो अभी मैंने बताया। आगे भी ये पढ़ चुके हैं। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, षाढ़, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ मृदभांड, सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। फिर अब रोपड़ पे आ जाते हैं। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने, वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चट, बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ा, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए रंगपुर भी गुजरात का क्षेत्र में आता है। तो गुजरात में कई क्षेत्र हैं। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ के प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से जो भी स्थल हैं हड़प्पा के, वो कौन कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आलमगीर जो है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई के मृदभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। ये कहाँ पे है? सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। फिर सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान के दस्त व दासक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, यानी भारत से बाहर है सुतकांगेंडोर। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतका को व सुतकांगेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज टेल्स के द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं। इसकी आकार सुतकांगेंडोर जैसी ही है। ठीक है, चलिए बाकी अब छोड़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पढ़ लिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है वो आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर मांडा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का स्थल है। और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी।
उत्खनन कार्य में, ठीक है, जेपी जोशी और तथा मधुबाला के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी की टीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, काष्ठ निर्मित पेंचदार पिन, एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल व क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 काफ़ी बड़ी संख्या हुई, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनकी दिशा उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। जिनकी दिशा कैसी है? उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान था। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग क्या थे? प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक थी या मात्र सत्तात्मक थी। तो सैंधव सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे, ठीक है। चलिए, और उनका भी जैसे आजकल है हिंदू धर्म सुहाग का प्रतीक था सिंदूर। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था, ठीक है। क्या था? गेहूं और जौ, ये भी पूछा गया है। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास भी उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों व कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा व कपड़ा आदि कई चीज़ें प्राप्त हुई। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये अंडरलाइन करने वाला है। लोथल तथा बालाकोट जो है वो सीप उद्योग के लिए प्रस्तुत था, ठीक है। अब कौन से स्थलों से कौन सा कच्चा माल प्राप्त किया जाता था उनके बारे में पढ़ लीजिए, ये भी कई बार आया है एग्ज़ाम में। अब प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इनको देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। जैसे तांबा है, खेतड़ी से है, लाजवर्द बदख्शा से है, अफ़गानिस्तान। चांदी राजस्थान से है, फ़िरोज़ा टीन ईरान से है, सीसा अफ़गानिस्तान अजमेर से है, शिलाजीत हिमालय, ठीक है, गोमेद गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सैंधव निवासियों का आंतरिक व बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो से हाथी दांत से बने तराजू के पलड़े मिले हैं। और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं,
ठीक है। इसी प्रकार से सारगोन, युगीन, सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमून तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है साफ सुथरे नगरों का स्थान था ये। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुग्न जो है वो साफ सुथरे नगरों का स्थान था या सूर्योदय का क्षेत्र था। हाथियों का देश भी कहा गया। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सौंदर्य सभ्यता की मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का और मस्तक सूरदार हाथी का था। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्तमोम व मधुचिष्टम विधि, इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट फैक्ट से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चुनुदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इस बुक में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो एग्ज़ाम में आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, उनको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। फिर चुनिदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर किसकी हैं, स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मिट्टी की मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त होती हैं। ठीक है, या तो पशु पक्षियों की हैं सर्वाधिक, और दूसरा मानव मूर्तियों में स्त्रियों की हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें शेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया था। ठीक है। एक गैंडा भैंसा जैसा चित्रित किया गया है और जो 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो इसको क्या मार्शल महोदय ने बोला है, रुद्र शिव से संबंधित किया है। नेक्स्ट है सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग का ही यूज़ करते थे। कुछ मृदभांड जो हैं लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं के चित्र बनाए गए थे और कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन किया। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरी, तस्तरियाँ, थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुषों दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। ठीक है, इससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें सैंधव सभ्यता में स्त्री का महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इसमें मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि यह देवी धरती की मूर्ति थी। मतलब इसको धरती, जैसे आजकल कहा जाता है कि धरती माता, वैसे ही उसमें भी धार्मिक प्रवृत्तियों को बहुत स्थान दिया गया है। ठीक है, संभवतः यह देवी धरती मूर्ति थी जिससे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। मातृ देवी शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशु पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड व यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में
पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों के विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने बाढ़ दिया है, किसी ने आर्यों का आक्रमण दिया है। ठीक है, बहुत लोगों ने महामारी, जैसे इस समय कोविड आ गया, तो सबने अलग अलग रीज़न दिए हैं। बाकी आप पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कल हम करेंगे। और थैंक यू।